हेलो नमस्कार सभी को। मैं राघवेंद्र सिंह परमार आप सभी का अपने परिवार एग्रीकल्चर वाला पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जिस वैकेंसी का डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं, एक लाइसेंसिएट टीचर बनना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने बीएससी के साथ बीएड किया है तो आप इस वैकेंसी में एलिजिबल हैं और आप यहां पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा क्या इसमें सैलरी रहेगी, क्या सिलेक्शन का प्रोसीजर रहेगा, कहां आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, इन सभी छोटे छोटे पॉइंट्स में हम डिस्कशन करेंगे। और आपको एलटी ग्रेड वैकेंसी जो यूपी में आई हुई है 28 तारीख को इसका डिटेल में नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसका जो डिस्कशन है वो हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको समझने चाहिए, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उन बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, एक शॉर्ट नोटिफिकेशन यूपी पीसीएस द्वारा निकाला गया है एलटी ग्रेड वैकेंसी के लिए। तो एलटी ग्रेड का यहां पे जो मतलब होता है, ये इसका मतलब है कि लाइसेंसिएट टीचर। आप 9 से लेके 10 तक के बच्चों को यहां पे पढ़ा सकते हैं। और चूंकि यहां पे बात की जा रही कृषि की, तो कृषि के बच्चों के लिए, कृषि के स्टूडेंट्स के लिए, कृषि के ऑफिसर्स के लिए ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी होगी इस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी, पुरुष और महिला, जो यहाँ पे आपको लगभग वैकेंसी जो देखने को मिल रही है, ये इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आयोग द्वारा जारी किया गया है। 28 तारीख 7वां महीना 2025 को इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर टोटल जो वैकेंसीज कितनी रहने वाली हैं, कितनी महिलाओं के लिए आरक्षित है, कितनी विकलांगजनों के लिए आरक्षित है, तो उन पे हम डिस्कशन करेंगे। कब कितनी आयु सीमा रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, और ऑनलाइन आप एप्लीकेशन कब से स्टार्ट करेंगे, या ओटीआर यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको करना है, वो सभी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो बढ़ते हैं, बात करते हैं एलटी ग्रेड में टोटल जो वैकेंसी कृषि के छात्रों के लिए आने वाली है। लगभग आपको 50 से 100 के बीच वैकेंसी आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। और जो वैकेंसीज हैं कृषि के छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि जो पिछली बार ये वैकेंसी आई थी 2018 में वैकेंसी आई थी, वहां पे आपको कृषि की जो बच्चों के लिए, कृषि के छात्रों के लिए यहाँ पे वैकेंसीज कम थी। लगभग 19 वैकेंसीज टोटल आपको देखने को मिल रही थी। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस बार वैकेंसीज हमको अच्छी देखने को मिल रही है, और लगभग अनुमानित यही है कि 50 से 100 के बीच में आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे। अच्छा, अब बात कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रिलीज की गई हैं। तो ये जो वैकेंसीज टोटल आपको यहां पे देखने को मिलेंगी, 7,466 वैकेंसी टोटल देखने को मिल रही है। इसमें जो मेल हैं यानी कि पुरुषों के लिए 4,860 वैकेंसीज हैं, और फीमेल्स हैं इनके लिए 2,525 वैकेंसीज यहां पे देखने को मिल रही हैं। जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है यानी कि दिव्यांगजन है, उनके लिए 81 वैकेंसीज यहां पे देखने को मिल रही है। टोटल अगर हम इसको काउंट करेंगे तो 7,466 वैकेंसी हमको यहाँ पे एलटी ग्रेड की थ्रू देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये वैकेंसी सभी के लिए है। बेसिकली इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, उनमें आप शिक्षक बन सकते हो इस एग्जाम को देके, इस एग्जाम को क्वालिफाई करके। और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा इस पे भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। देन आगे बढ़ते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर हम बात करें, इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है ये 15 तारीख को रिलीज कर दिया गया था, और इसका जो कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको 28 तारीख को देखने को मिल जाएगा। कंप्लीट नोटिफिकेशन जब आ जाएगा तो मैं यहां पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा, क्या क्या इसमें कुछ अगर बदलाव हुए हैं या कोई मेजर इसमें अपडेट आपके लिए जरूरी है, वो मैं प्रोवाइड यहां पे आपको कर दूंगा। रजिस्ट्रेशन है ये 28 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, और आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इससे पहले आप सभी के लिए ओटीआर बहुत जरूरी है। ओटीआर कैसे करना है वेबसाइट पे जाके वो भी मैं अभी आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो 28 तारीख से आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको कर सकते हो, फॉर्म अपना फिलअप कर सकते हो। और रजिस्ट्रेशन की जो इंड डेट है ये 28 अगस्त आपकी रहने वाली है। लगभग 1 महीने तक फॉर्म यहाँ पे फिलअप किए जाएंगे, तो आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एप्लीकेशन में करेक्शन अगर होना है तो 4 सितंबर 2025 तक आपको करेक्शन यहाँ पे कर लेने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। इन सभी डेट्स तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सबमिट कर दें। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, यानी कि पात्रता क्या रहने वाली है, और साथ ही साथ सैलरी, क्योंकि यहाँ पे जो सैलरी है वो भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल रही है। अगर मैं इन हैंड सैलरी की बात करूं तो इसको हम 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक जो आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, दूसरी जो आपकी कह सकते हैं थोड़ा उनसे लोअर जो सिटीज हैं, और फिर जो रूरल हैं। तो इस प्रकार से 3 कैटेगराइज में डिवाइड करके हम यहाँ पे सैलरी की बात कर सकते हैं। जो फर्स्ट क्लास सिटीज आपको ए सिटी देखने को मिलती है, वहां पे लगभग आपको इन हैंड सैलरी वो मिल जाएगी, लगभग 68,000 रुपए देखने को इन हैंड मिल जाएगी। इसके अलावा उसमें बहुत सारे जो अलाउंस है उनको कट के आपको इन हैंड सैलरी 68,000 मिल जाएगी। अगर आप
बी सिटी से बिलोंग करते हैं तो लगभग वही 67,000 रुपए देखने को मिल जाएगी, और रूरल से अगर आप बिलोंग करते हो तो 66 साढ़े 66,000 रुपए आपको इन हैंड सैलरी देखने को मिल जाएगी। ये सभी भत्ता और सभी अलाउंस वगैरह कट के यहाँ पे देखने को आपको मिलने वाली। तो ये सैलरी आपकी बेसिकली 9,300 से लेकर 34,800 आपको ग्रेड पे की ये सैलरी देखने को मिल रही है, और इसका जो ग्रेड पे है ये 4,800 आपको देखने को मिल रहा है। ऐसे सभी स्टूडेंट जिन्होंने एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में ग्रेजुएशन करके किया है, प्लस यहाँ पे इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए ये जानना है कि अगर आपने बीएससी किया है एग्रीकल्चर से हॉर्टिकल्चर से, साथ ही साथ आपने बीएड किया है क्या? अगर आपने बीएड किया है तभी आप एलिजिबल होंगे। यानी कि अगर आप बीएससी किए हैं और साथ ही साथ अगर आपने जो बीएड करके रखा है, बीएड जो है ये करके रखा है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो टीचर बनने के लिए जो बीएड की पात्रता है ये बहुत ही जरूरी होती है। तो दोनों पात्रताएं अगर आपके पास हैं तो आप बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल हो और अब फॉर्म को आप भर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि एग्जाम का क्या पैटर्न रहने वाला है, किस तरीके से आप एग्जाम को क्रैक करेंगे और फाइनल एक आप टीचर यहां पे बनेंगे। तो टोटल अगर हम यहां पे बात करें एग्जाम में क्वेश्चन नंबर की, तो यहां पे 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और जो 150 क्वेश्चन है इनको दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट जो ए आपका देखने को मिलेगा, यानी कि पार्ट जो फर्स्ट देखने को मिलेगा, यहां पे आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज से देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो पार्ट आपका बी रहेगा इसमें 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये 120 क्वेश्चन है ये आपने जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि आप कृषि से भर रहे हैं तो कृषि से 120 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और चूंकि एक यहाँ पे टीचर की वैकेंसी है और यूपीपीसीएस इसको कंडक्ट करवा रहा है, तो क्वेश्चन का जो लेवल होगा आयोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सेट करेगा, तो बढ़िया खासा अच्छा लेवल देखने को हमको एग्जाम का देखने को मिलेगा। बिल्कुल हाँ, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है, और निगेटिव मार्किंग अगर हम बात करें तो 0.33। ठीक है, इस प्रकार से निगेटिव मार्किंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। 2 घंटे का अगर आपका एग्जामिनेशन होगा तो ये आपका एग्जाम का कुछ इस तरीके से पैटर्न देखने को हमको मिल रहा है। यानी कि जो आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 1 में बेसिकली आपका जीएस वाला जो पोर्शन है इससे क्वेश्चन अभी मैं बता दूंगा सिलेबस क्या क्या है, और जो पार्ट आपका सेकंड रहने वाला है, पार्ट जो सेकंड रहने वाला है इसमें आपको एग्रीकल्चर जो आपकी डिग्री है, बेसिकली एग्रीकल्चर के छात्र अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अलाइड भी अगर आप देख रहे हैं तो फिर वहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम का पैटर्न इस तरीके से रहने वाला है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यहां पे हो जाता है ओटीआर। ठीक है, ओटीआर आप सभी को पहले करके रखना है। आज ही अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ओटीआर सबसे पहले कर लें। ओटीआर करने के लिए आपको प्रोसेस क्या फॉलो करना है, आपको किसी भी सर्च ब्राउजर में जाके ओटीआर टाइप करना है। ओटीआर जैसे ही टाइप करेंगे तो आप ओटीआर परीक्षा.nic.in पे जाएंगे तो इस तरीके से आपको ये वेबसाइट देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आधार, मोबाइल नंबर, जीमेल, ये सभी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाएंगी, तो इनको फिल कर लें, और एक आपको ओटीआर नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा आयोग के द्वारा, यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आपको एक ओटीआर नंबर दे दिया जाएगा। जब आप फाइनल इसका फॉर्म फिलअप करेंगे 28 तारीख को, क्योंकि फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो रहे हैं, तो उस दिन जब आप फॉर्म फिलअप करने जाएंगे वेबसाइट पे तो आपको ओटीआर नंबर मांगा जाएगा। जब ओटीआर नंबर आपका बेसिकली यहाँ पे आप डाल देंगे तो सारी इंफॉर्मेशन वहीं से आयोग आपकी ले लेता है, और आप फॉर्म और आसान तरीके से आप इसको फिल कर सकते हैं। तो ओटीआर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ओटीआर आप कर लें। विदाउट ओटीआर आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। अगर डिटेल में आपको जानना है ओटीआर कैसे करते हैं तो मैं एक वीडियो आपको उस पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो ओटीआर सबसे इंपॉर्टेंट है, आप अगर फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो पहले ये प्रोसीजर आप यहाँ पे कर लें। देन आपको अब आता है हमारा सिलेबस क्या रहने वाला। अच्छा, सिलेबस की बात करें, दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है, और दो पार्ट में जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, एक हमारा जो पार्ट है जनरल स्टडीज का रहने वाला है, जीएस का रहने वाला है, और यहाँ पे 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब जो 30 क्वेश्चन है ये, क्योंकि यूपीपीसीएस जब भी कोई पेपर बनाता है तो बहुत अच्छे लेवल का और बहुत बढ़िया पेपर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाता है। तो इसमें आपको जो 30 क्वेश्चन जीएस के हैं ये अच्छे खासे लेवल के देखने को मिलेंगे। और क्या इसका सिलेबस रहने वाला है उसका थोड़ा हम डिस्कशन कर लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इसमें आपके सभी डिटेल टॉपिक आपको पढ़ने रहेंगे, अच्छे से आप प्रिपरेशन इसकी कर लेना। इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में आपको जानना रहेगा। इसके अलावा जो सोशल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स है इंडिया का, इंडियन हिस्ट्री का, तो वो आपको जानना रहेगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट, कौन कौन से मूवमेंट चले हैं उनके बारे में आपको जानना रहेगा। पहला आंदोलन कौन सा था, इसके अलावा आंदोलन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। फ्रीडम मूवमेंट कौन कौन से चलाए गए उनके बारे में आपको जानना रहेगा। इसके अलावा ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट, इसके अलावा और भी इंडिपेंडेंस रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया वाला पोर्शन हमारा रहने वाला है। दूसरा पार्ट है इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी। तो ये पूरे आपका एक सब्जेक्ट देखने को मिलता है, आपको पूरा जियोग्राफी इसके लिए पढ़ना रहेगा।
और इसमें आपको सोशल इकोनॉमिक्स, आपका जियोग्राफी इंडिया का, इसके अलावा वर्ल्ड का भी देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा। तो ये पूरा आपका सिलेबस यहाँ पे मेंशन है। इस पीडीएफ को भी आप टेलीग्राम चैनल से ले लें या डिस्क्रिप्शन में आप लिंक मिल जाएगी आपको, क्लिक करके, या पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी, तो इसको डाउनलोड करके आप पढ़ जरूर लें एक बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो हमारा रहेगा सब्जेक्ट इसी में, ये इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस आपको देखने को मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, पॉलिटिकल सिस्टम से, पंचायती राज से, और इसके अलावा पब्लिक जो पॉलिसी है, राइट इश्यूज हैं, यहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो अच्छे खासे पंचायती राज से भी क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी की बात करें, हम अशोक मेहता कमेटी की बात करें, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसे वर्क करता है, इकोनॉमी कैसे वर्क करती है, कौन कौन से हमारे कह सकते हैं कंट्री में डेवलपमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीजें हो रही है, कौन कौन सा एक्ट आए, कौन कौन से हमारे चेंजेस हुए संविधान में, वो सारे क्वेश्चन हमको अच्छे लेवल के देखने को मिलते हैं। फोर्थ हमारा सब्जेक्ट टी निकल के आता है, इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट। तो इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें आपको अर्बनाइजेशन क्या है, आपका एलजीपी क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं पढ़ने को देखने को मिलेंगी, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें। और इकोनॉमी, जीडीपी में क्या रोल है यूपी का, यूपी की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की जब हम बात कर रहे हैं, तो कैसे हम इसको अचीव करने का ट्राई कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे हमारे प्रोग्राम है जो चलाए जा रहे हैं, कार्बन मिशन क्या है, ग्रीन कार्बन मिशन क्या है, ठीक है। तो ये सभी अच्छा लेवल का आप पढ़ के जाएं, और अच्छे से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो करंट इवेंट्स। करंट इवेंट्स की अगर चर्चा यहां पे करें, तो इंटरनेशनल जितने भी इवेंट हो रहे हैं, चाहे मैं G20 की बात हो, चाहे कोई समिट की बात हो, ठीक है, कोई बड़ा नेता, कोई एक महोत्सव चल रहा है, मैंगो फेस्टिवल चल रहा है, कोई भी मतलब बड़े जो भी आयोजन चल रहे हैं, उनसे क्वेश्चन देखने को आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। इसके अलावा 6 हमारा इंडियन एग्रीकल्चर। अब चूंकि एग्रीकल्चर आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है, और एग्रीकल्चर का जितना भी करंट होता है, अभी हाल फिलहाल की अगर बात करें, तो आयोग के द्वारा कुछ स्कीम से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो स्कीम का इसमें वेटेज अच्छा देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम है, उनको आप एक बार पढ़ के जाएं, ठीक है। क्या उसके ऑब्जेक्टिव है, कितना उसमें बजट अलाउंस किया गया है, क्या कैसे उसको रूरल को डेवलपमेंट करना है, इन सभी चीजों को आप पढ़ के जाएं एक बार, ठीक है। तो इंडियन एग्रीकल्चर जो करंट अफेयर में, करंट्स में चल रहा है ना, जैसे ड्रोन दीदी आपका एक प्रोग्राम हो गया, प्रधानमंत्री सम्मान निधि हो गई, तो ऐसे क्वेश्चन देखने को कहीं ना कहीं मिलेंगे, उनको पढ़ के जाएं, इनाम क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें देख ले। इसके अलावा जनरल साइंस, जनरल साइंस में बेसिकली वही आपकी 12th लेवल तक की, 10th लेवल तक की जो साइंस है, इसके सभी जो पार्ट है, इनको कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इससे, और जनरल साइंस भी आप पढ़ के जाएं, ये आपके सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। लास्ट नॉट लिस्ट, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू 10th लेवल, ठीक है। तो ये 10th लेवल तक की अलजेब्रा हो गया आपका, अर्थमेटिक हो गया, और जियोमेट्री हो गई, ठीक है। तो वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन ये लेवल इसका 10th रहेगा। आप अगर प्रैक्टिस किए होंगे तो बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो पार्ट 1 है, ठीक है, जो पार्ट 1 हमारा है, ये आपको यहाँ पे इस तरीके से सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। ये सब्जेक्ट है और उनके टॉपिक यहाँ पे मेंशन किए हैं, तो बिल्कुल ये आपको यहाँ पे एग्जाम में देखने को मिलेगा। सेकंड हमारा पार्ट निकल के आता है, जो कि आपका मेजर सब्जेक्ट रहेगा, यानी कि आप कृषि से हैं, तो आपको अब जो कृषि वाला पार्ट सेकंड देखने को मिलेगा। इसमें एग्रीकल्चर पूरा सब्जेक्ट मेंशन किया है, लेकिन एग्रीकल्चर में आप सभी जैसा कि जानते भी हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। एग्रोनॉमी की बात करें, हॉर्टिकल्चर की बात करें, एंटोमोलॉजी की बात करें, पैथोलॉजी की बात करें, एक्सटेंशन की बात करें, बहुत सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ने रहेंगे। क्या क्या पढ़ना है उसमें थोड़ा डिटेल में हम बात करते हैं। आपको एग्रोनॉमी में बेसिकली जितना भी क्रॉप प्रोडक्शन वाला पोर्शन है उसको पढ़ना है, डेफिनेशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, स्कोप क्या है, ठीक है। क्लाइमेट, आप जो क्लाइमेटिक बेस्ड क्लासिफिकेशन है, जैसे कोपेन का क्लासिफिकेशन हो गया, थॉर्नमेट का क्लासिफिकेशन हो गया, ये सारी चीजें पढ़नी रहेंगी। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, हम जब बात करते हैं मेट्रोलॉजी में, तो मेट्रोलॉजी में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को और ज्यादा इन्फ्लुएंस करने हैं चेंज होने के लिए, कैसे ग्लोबल टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, एल नीनो इफेक्ट क्या है, ला लीनो क्या है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी। वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है, फोरकास्ट कैसे करते हैं, शॉर्ट रेंज है, मीडियम रेंज है, लॉन्ग रेंज है, तो ये फोरकास्ट वाले। इसके अलावा इक्विपमेंट कौन कौन से हम लोग मेट्रोलॉजी में यूज करते हैं, कौन कौन सी लैब्स हम लोग स्टेब्लिश करते हैं, बी टाइप, सी टाइप, ये सारे क्वेश्चन देखने को कहीं ना कहीं मिलेंगे। और आपको क्रॉप प्रोडक्शन का अच्छा खासा लेवल देखने को मिलेगा। सीरियल जितनी भी क्रॉप्स हैं ये पढ़ना है आपको, पल्सेस के बारे में जानना है, ऑयल सीड में जो कौन कौन सी आती हैं, फॉडर में कौन कौन सी आती हैं, फाइबर में आती हैं, कौन कौन सी क्रैश में आती है, कैश क्रॉप में आती है, ये आपको एग्रोनॉमी में पूरा पढ़ना रहेगा। यानी कि कंप्लीट आपका जो एग्रोनॉमी शस्य विज्ञान है, ठीक है, जो सस्य विज्ञान सब्जेक्ट आपका देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं कंप्लीट यहाँ पे आपको पढ़ना रहेगा। फर्स्ट हमारा एग्रोनॉमी हो गया। सेकंड अगर हम लोग बात करें तो ये हॉर्टिकल्चर आपका सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, यानी कि उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान में कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से डिफरेंट टाइप के हम ऑर्चर्ड को ग्रो करते हैं, मेजर फ्रूट ट्रीज कौन से हैं, वेजिटेबल क्या क्या हमारा सिनेरियो, कैसे यूपी में किसका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, किस
क्रॉप में, किस हॉर्टिकल्चर क्रॉप में हमारा स्टेट आगे है, तो ये सारी चीजें पढ़नी रहेंगी। ओवरऑल पूरा हॉर्टिकल्चर आपको यहाँ पे पढ़ना है, चाहे बात करें इसमें फ्रूट साइंस की, चाहे वेजिटेबल की, चाहे हम पोस्ट हार्वेस्ट की। और पोस्ट हार्वेस्ट में भी अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, अच्छा खासा पोस्ट हार्वेस्ट मिलेगा, ठीक है। पूरा हॉर्टिकल्चर ही आपको ओवरऑल यहाँ पे पढ़ना रहेगा। तो ये दूसरा हमारा सब्जेक्ट हो गया। तीसरा निकल के आता है सॉइल साइंस, मृदा विज्ञान, ठीक है। ये आपका जो सब्जेक्ट है मृदा विज्ञान, और मृदा विज्ञान में भी बेसिकली आपका कंप्लीट सब्जेक्ट ही आपको पढ़ना रहेगा, ठीक है। टॉपिक यहाँ पे मेंशन किए हैं, उनका ओवरऑल आपको वेटेज अच्छा खासा देखने को मिलेगा। कौन कौन से हैं तो उनको एक बार हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या है सॉइल की, सॉइल क्या है, लैंड क्या है, कौन सा 2 डायमेंशनल है, कौन सा 3 डायमेंशनल है, सॉइल का फॉर्मेशन कैसा हुआ है, मृदा बनी कैसे है, वेदरिंग कैसे कैसे हुई है, डेवलपमेंट कैसा हो, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो क्या फिजिकल में कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है, केमिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, बेस सैचुरेशन क्या होता है, एसआर क्या होता है, ईएसबी क्या होती है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में बेसिकली फ्लोरा क्या है, फोना क्या है, सॉइल इंडिया में कैसी देखने को मिल रही है, इसके अलावा यूपी में कौन कौन सी सॉइल देखने को मिल रही है, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, ठीक है। वो सभी कुछ आपको यहाँ पे पढ़ना रहेगा। डिफिशियंसी सिम्टम के बारे में जानना है, और मैन्युअर्स के बारे में, फर्टिलाइजर के बारे में, बायो फर्टिलाइजर प्रॉब्लम सॉइल, और भी आपको बहुत सारा यहाँ पे पूरा मतलब एज ए सब्जेक्ट ही मृदा विज्ञान आपको पढ़ना है। जितना आप मृदा विज्ञान बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ते हो वहां पे तो आपको सेमेस्टर्स में पढ़ना रहता है, चूंकि पूरा वो कंप्लीट आपका हो जाता है। चाहे फिर सॉइल प्रोडक्टिविटी की बात करें, फर्टिलिटी की बात करें, मैन्योर फर्टिलाइजर की बात करें, ठीक है, एलिमेंट्स डाटा कैसे हम इसमें असाइन करते हैं, फोटोसिंथेसिस कैसे इफेक्ट करता है, ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो वो हम सब्जेक्ट तीसरा हमारा रहेगा सॉइल साइंस। फिर आता है हमारा इसी का बेसिकली ये पार्ट हो जाएगा सॉइल और एग्रोनॉमी, टोटल दोनों को मिला के कहीं ना कहीं हम इरिगेशन की बात करते हैं, यानी कि सिंचाई और जल प्रबंध कैसे करते हैं, ठीक है। सिंचाई का कितने टाइप की होती है, कौन कौन से मॉडर्न सिस्टम हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, इरिगेशन में माइक्रो सिस्टम्स कौन कौन से हैं, ट्रेडिशनल सिस्टम कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से अप्रोच हैं, शेड्यूलिंग कैसे कैसे इरिगेशन की करते हैं, ठीक है, मेथड कौन कौन से इरिगेशन के हैं। अगर हम बात करें ग्रीन बजट की क्या बात है, और सॉइल में जो वाटर होता है इसके कैसे टाइप होते हैं। जब हम वाटर की बात करते हैं तो ग्रीन वाटर क्या है, ब्लू वाटर क्या है, ब्लैक वाटर क्या है, ब्राउन वाटर क्या है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ड्रेनेज की बात करते हैं, जल निकास की बात करते हैं, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, तो कहीं ना कहीं पूरा आपको एज ए सॉइल का जो सब्जेक्ट है सॉइल में ही आपका शामिल हो जाएगा ये इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट, और कुछ पार्ट जो आपका है एग्रोनॉमी में भी कवरअप हो जाएगा। तो वहां से हम वाटर मैनेजमेंट वाला जो पोर्शन है पूरा पढ़ लेंगे, तो ये हमारा रहेगा। इसके अलावा हमारा फिफ्थ जो सब्जेक्ट है ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में बेसिकली फार्म मशीनरी और इसके मेंटेनेंस के लिए कौन कौन से हम इस्तेमाल करते हैं, टूल इंप्लीमेंट कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं, ट्रैक्टर कितने टाइप के होते हैं, ट्रैक्टर कब आया, ठीक है। और हम जो कह सकते हैं टिलेज के इंप्लीमेंट बना रहे हैं, प्राइमरी टिलेज में कौन से यूज होते हैं, सेकेंडरी में कौन से होते हैं, प्रिपरेटरी में कौन से होते हैं, तो ये सभी कुछ हमको यहाँ पे पढ़ना है। टिलेज का टाइप कितना होता है, तो ये सब कुछ हमको बेसिकली हमारा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में यहाँ पे पढ़ना रहेगा। फिर आता है हमारा अगला सब्जेक्ट जो कि रहेगा हमारा फिफ्थ हो गया, 6 नंबर का, एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन। और पशुपालन भी एक पूरा ही आपका सब्जेक्ट है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट बीट्स पढ़नी है, काऊ की भी, वो फेलो के भी, एक सीप के भी और गोट की भी, ठीक है। तो ये सभी लगभग आपका पूरा सब्जेक्ट कवर होता है। ट्वेल्थ की बुक होती है आपकी एग्रीकल्चर की में, आप 12th में जब आप 11th में होते हो तो आपको एनिमल हस्बेंड्री सब्जेक्ट मिलता है, और पूरा आपको वहीं पे ये सब कुछ पढ़ना रहता है, ठीक है। मेथड ऑफ ब्रीडिंग कौन कौन से हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ फीडिंग क्या है, इसमें मेंटेनेंस कैसे करेंगे, प्रोडक्शन राशन का क्या होगा, डिस्क्रिप्शन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, एंथ्रेक्स, सभी मतलब पूरा सब्जेक्ट ही आपको एनिमल हस्बेंड्री पढ़ना रहेगा। फिर आता है हमारा 7th सब्जेक्ट जो कि रहेगा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार आपका, ठीक है। प्रसार में बेसिकली आपका पूरा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन यहाँ पे पढ़ना है। फॉर्म रिकॉर्ड क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, केबीकेस की एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई, किस पैटर्न पे वो चलते हैं, एक्ट कौन कौन से हैं, किस एक्ट के थ्रू कौन सी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, मोरल एक्ट क्या है, स्मिथ एक्ट क्या है, ठीक है, हैच एंड स्लेस एक्ट क्या है। तो बहुत सारी चीजें हमको यहाँ पे पढ़नी है। एक्सटेंशन पूरा एज ए सब्जेक्ट हमको यहाँ पे पढ़ना रहेगा। देन तो ये हमारा सिलेबस रहा जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड है। मैंने यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन जो कि नेसेसरी है आपको जाननी चाहिए वो यहाँ पे प्रोवाइड मैंने कर दी है। अगर अब किसी प्रकार का आपका डाउट रहता है तो आपको टेलीग्राम चैनल प्रोवाइडेड है। आप टेलीग्राम पे जाके राघव परमार सर्च करेंगे तो मेरा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। इस चैनल पे जाके आप जुड़ जाइए। अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन और चाहिए इस एग्जाम के बारे में या जो भी कुछ अगर इन्फॉर्मेशन आगे हो सकती है आपके लिए नेसेसरी हो तो मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो जो LT ग्रेड की वैकेंसी आई है इसमें अच्छे खासे पद हमको देखने को मिलेंगे। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी ये है कि बहुत सारे बच्चों ने बीएससी के साथ बीएससी तो किया लेकिन बीएड नहीं किया है। जिन भी बच्चों ने बीएससी प्लस बीएड किया है तो उनके लिए बहुत ही अच्छी जॉब देखने को मिलती है। आपका इसमें एक सैलरी भी बहुत अच्छी खासी है और साथ ही साथ रिस्पेक्ट बहुत अच्छी है। टीचर की जॉब है तो आप बिल्कुल अपने ही
स्टेट में रहेंगे, यूपी में ही रहेंगे और बहुत ही अच्छी आपको जॉब प्रोफाइल देखने को मिलती है। तो थैंक यू एवरीवन। अगर किसी प्रकार का आपका डाउट है तो बिल्कुल टेलीग्राम पे आप कनेक्ट करें और सभी डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। अगर फिर भी आपको कुछ और जानना है इसके रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस पीडीएफ को आप जरूर डाउनलोड कर लें, आपको लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं किसी एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,